नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और धर्मांतरण मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच एक खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अवैध धर्मांतरण मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को टेक ओवर कर लिया। अब दिल्ली और यूपी समेत कई अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन की जांच ईडी ही करेगी। कहा जा रहा है कि ईडी विदेश से हुई फंडिंग मामले की तफ्तीश करेगी। यूपी सरकार का दावा है कि दोनों को विदेश से फंडिंग हुआ करती थी। विदेश से फंडिंग मामले की जांच करेगी ईडी और ईडी ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। और यूपी में धर्मांतरण के खुलासे के बाद मामले की जांच चल रही है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने साफ किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण का एक खतरनाक खेल है और जिस खतरनाक खेल में तमाम देसी और विदेशी शक्तियां लग करके और समाज में जहर घोलने का काम करने की कोशिश किए हैं और उसकी बहुत गहराई से छानबीन हो रही है। जो भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। हमारी जो पुलिस जो हमारी टीमें हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनके नेटवर्क का खुलासा किया है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। टेरर फंडिंग, टेरर का भी एंगल आया है, क्या लगता है अस्थिरता पैदा करने की कोशिश? नहीं, देखिए इससे कुछ हमेशा से भारत की तरफ अभी तक तो पूर्वोत्तर राज्य और बंगाल आदि कुछ ऐसे राज्य थे, प्रदेश थे जो विदेशी शक्तियों के निशाने पर हुआ करते थे, जहां पर धर्मांतरण की प्रक्रियाएं होती थी। झारखंड ऐसी जगहों पर भी होती थी, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में भी ये ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग सक्रिय हुए थे पहले। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब इनके साथ सख्ती की गई तो समय समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। अब एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है और पूरी तरीके से इसकी निचले तक जाकर सरकार ऐसे सारे दोषी तत्व और उनको सहयोग करने वाले लोगों का चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और धर्मांतरण पर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है कि हवाला के जरिए पैसा आ रहा था और विदेशी खाते से ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया। अवनीश अवस्थी ने कहा कि विदेशी फंडिंग कहां से हुई है, हवाला के जरिए किन किन खातों से या कैसे कैसे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, इन सब की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश में साजिश धर्मांतरण के बड़े मामलों का खुलासा हुआ। उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एक परत खुलती जा रही, जहां आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम आया, विदेशी फंडिंग का नाम आया। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और आतंकी संगठन जैसे का नाम आ रहा है? देखिए, यूपी पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ काफ़ी डिटेलिंग की है। अब आपके संज्ञान में है कि गाजियाबाद में एक इनपुट मिला था लगभग 20 दिन पहले। उसको जब फॉलोअप किया तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम आपने लिया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर? जी, ये संभव है कि हवाला की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कहाँ से सर? ये अभी पूरा डिटेल किया जा रहा है। जो एक विदेशी बैंक अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं, उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट हो सकेगी। बहुत ही गंभीर मसला। इस वक्त शंकर आनंद दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ जाएंगे, उससे पहले शंकर आनंद से सवाल। शंकर, यहां पर ईडी ने भी अब मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। कौन कौन से मुख्य बिंदु ईडी के दायरे में? देखिए मेनका, ईडी जो है केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसका जो तफ्तीश करने का जो एक दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, लिहाजा इस मामले पर कई एंगल से
ईडी की टीम तफ्तीश करेगी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण होगा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी ने जो मामला टेक ओवर किया है उसमें एक नया सेक्शन को जोड़ा है, वह है पीएमएलए एक्ट। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग में ये देखा जाएगा कि विदेश से कहाँ से पैसे आए हैं और किस तरह से किन किन लोगों के अकाउंट्स में आए हैं और किस तरह से उस पैसों की बंदरबाट हुई है। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब कार्रवाई की जाती है तो उन मामलों में जमानत भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए इस मामले में कहा जा सकता है कि जो तफ्तीश के दायरे में कई लोग हैं और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होगा जिसकी शुरुआत होगी राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के जामिया इलाके में जो बाटला हाउस इलाका है, बाटला हाउस इलाके में जो उमर गौतम है उसका दफ्तर है, यहाँ तक कि उसका आवास है और इसके साथ ही एक अन्य दूसरा जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया जहांगीर, उसका भी आवास है। इसके साथ ही इसका दफ्तर भी इस इलाके में है और इसके दफ्तर में किस तरह से लोग आते थे, यहाँ से किस तरह से धर्मांतरण के मसले पर पैसे की फंडिंग होती थी, किस तरह से पैसे को बंदरबाट होता था, ये कहाँ पे हवाला कनेक्शन हो रहा है और किस तरह से तो अब ईडी इसमें पूरी तरह से ईडी ने अपने मामलों की गंभीरता ठीक है, ईडी ने जांच शुरू कर दी है। शंकर बने रहे हमारे साथ। राजीव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, गाजियाबाद से एक मामला शुरू होता है और खुलते खुलते पता चलता है कि इसके तार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं और इसके तार अमेरिका तक जुड़े हुए हैं। ये मामला खुलते खुलते पता चलता है कि इतना बड़ा है। अभी लखनऊ में क्या हलचल इस चीज को लेकर, अभी तक कितने एक्शन हुए हैं, यूपी में इस नेटवर्क से जुड़े और कितने लोगों तक पहुंच पाई है पुलिस और जांच एजेंसियां? देखिए, यकीनन इस खुलासे के बाद जब उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि और उसके बाद उनकी रिमांड ली गई है, तो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के में जो बातें सामने आ रही हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। और इसी के तहत एटीएस अब उस इस्लामिक दावा सेंटर जो कि उमर गौतम द्वारा चलाया जाता था उसके बैंक अकाउंट को तलाश रहा है कि आखिर इसमें जो पैसा आया है वो किन किन संस्थानों से आया है, किन किन देशों से आया है और ये कहाँ कहाँ खर्च किया गया है। क्योंकि एटीएस को ये आशंका है कि इन जो विदेशों से फंडिंग हुई है, जो अन्य इस्लामिक संगठनों से उसको पैसा मिला है, उसी के जरिए उसको धर्मांतरण पर छोटी छोटी रकम को कैश के रूप में निकालकर खर्च किया गया है। अब तक जो दावे सामने आए हैं, जो खुलासे हुए हैं, उसमें राजधानी लखनऊ में 2 मामले सामने आए हैं धर्मांतरण के और फतेहपुर, बुलंदशहर, वो तमाम ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर करीब 1000 से अधिक लोगों के धर्मांतरण का दावा किया गया है। क्योंकि ये मामला जो धर्मांतरण का है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूछताछ के दौरान दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु और आबादी का संतुलन बदलने के लिए साजिश के तहत एक बड़े साजिश के तहत काम। बने रहे हमारे साथ। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर 1 घंटे तक बंद। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है कि ट्विटर ने उनका 1 घंटे तक अकाउंट बंद कर दिया था। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर ने मेरे अकाउंट का एक्सेस 1 घंटे तक बंद रखा और इसके लिए अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में 2 स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। पहले स्क्रीनशॉट में ट्विटर ने कारण बताया कि जिसकी वजह से अकाउंट का एक्सेस बंद किया गया। दूसरे स्क्रीनशॉट में अकाउंट एक्सेस मिल जाने की जानकारी दी गई है। तो 1 घंटे तक रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट बंद रहा। ट्विटर की ओर से उसकी वजह भी बताई गई है और उसका स्क्रीनशॉट यहां पर देखिए जरा, स्क्रीनशॉट डाला है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कि ट्विटर ने उनका अकाउंट 1 घंटे तक एक्सेस बंद कर दिया था और जो हवाला दिया गया था ट्विटर की ओर से वो हवाला ये है कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है। और आपको बता दें, वरुण गांधी उन्होंने भी शिकायत की है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ट्विटर ने उनको चेतावनी दी है कि उनकी बातों से विवाद उठ रहा है और उनके अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। जिस पर वरुण गांधी ने कहा है कि उन्होंने ऐसे कोई ट्वीट कभी किया ही नहीं, ट्विटर बेवजह उन्हें परेशान कर रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ मौजूद है। अनूप, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनका ट्विटर 1 घंटे के लिए सस्पेंड हो जाता है, 1 घंटे के लिए एक्सेस बंद हो जाता है। देखिए, मैंने कहा सबसे आश्चर्य की बात है कि ये आईटी मिनिस्टर हैं और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से आईटी मिनिस्ट्री और ट्विटर के बीच में एक जंग चल रही थी और साफ तौर से आईटी मिनिस्ट्री कह रही थी कि जो ट्विटर है वो
भारत सरकार में बनाए गए कानून और गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करे, जिसका पालन अब तक ट्विटर की तरफ से नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसमें खुद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट, ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे तक ब्लॉक कर दिया गया, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और ट्विटर ने इस बात का हवाला दिया कि इन्होंने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है, इस वजह से इनके ट्विटर को ब्लॉक किया जाता है। जी अनूप, ठीक है अनूप, क्या अमेरिकी कानून का उल्लंघन कैसे किया उन्होंने? क्या ट्विटर ने इसका भी जिक्र किया है? ट्विटर ने इसका जिक्र किया है, कुछ इंटरव्यूज का हवाला दिया है और उस इंटरव्यूज के हवाला देते हुए ट्विटर ने इनके अकाउंट को ब्लॉक किया। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक ट्विटर की कोई प्रतिक्रिया इस विषय पे नहीं आई है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, देखिए रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर हैं, जो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाते हैं, और उन्हीं के अकाउंट को ब्लॉक कर देना। आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने बहुत वेंकैया नायडू के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, इसके अलावा मोहन भागवत के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। तो ये तमाम चीजें ब्लू टिक हटाया था उनके अकाउंट से, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया था ट्विटर ने। और अब ये, और वरुण गांधी उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। वरुण गांधी ने भी यही बात कही कि ट्विटर ने उन्हें चेतावनी भेजी है कि उनकी बातों से गलतफहमी फैल रही है और उस पर ट्विटर एक्शन ले सकता है। लेकिन वरुण गांधी ने भी यही तर्क रखा है कि ट्विटर ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि उनके किस ट्वीट से गलतफहमी फैल रही है। वरुण गांधी ने भी ये शिकायत की कि ट्विटर बेवजह उन्हें इस तरह का नोटिस भेज रहा है। और यहां हम देख रहे हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद, और उनके साथ भी ट्विटर का कुछ ऐसा ही रवैया। ट्विटर ने 1 घंटे तक अकाउंट को सस्पेंड रखा। रविशंकर प्रसाद ने खुद ही स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं और बताया, हमने देखा कि हाल फिलहाल किस तरीके से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद जो लगातार बना आ रहा है, तो उसी की कड़ी इसे भी देखा जा रहा है।